बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है और चैप्टर नंबर 6 का जो लास्ट पार्ट है उसके आज हम वर्ड्स मीनिंग करने जा रहे हैं और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर नंबर 15 होगा उसमें इंशाल्लाह हम इसकी ट्रांसलेशन को मुकम्मल करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये सारे वर्ड्स आप अपनी रफ नोटबुक पे लिखेंगे, स्पेलिंग मैच करेंगे अच्छे तरीके से और उसके बाद फिर इसकी मीनिंग मैं आपको लिखवाऊंगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने इसको स्पेलिंग को मैच भी करना है। ये तस्वीर आपने सामने रखनी है और स्पेलिंग मैच करने हैं जो आपने अपनी नोटबुक पे लिखे हैं कि उसमें कोई गलती ना हो। कोई गलती है तो उसको ठीक कर लेंगे। अब मैं मीनिंग बोलता जाऊंगा, आप स्पेलिंग में बोलूंगा तो स्पेलिंग मैच करने हैं साथ, और फिर मीनिंग मैं लिखूंगा तो यहां से देख के आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेना है। पहला लफ्ज है हमारे पास अनफीलिंग। स्पेलिंग पहले मैच करें, UNFEELING। फीलिंग कहते हैं जज्बात को, एहसासात को। आपको मैंने बताया था कि जिस लफ्ज के शुरू में अन लग जाए उसका मीनिंग उल्ट हो जाता है। अब फीलिंग जज्बात हैं तो अनफीलिंग के क्या मतलब होगा? जज्बात या एहसास से खाली, एहसास से खाली, यानी जिसमें जज्बात ना हो, जिसमें एहसासात ना हो। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पेक्टोलस। PACTOLUS, पेक्टोलस। ये एक दरिया का नाम है। इसके आगे आप लिख देंगे दरिया का नाम। पेक्टोलस एक दरिया का नाम है जो इस सबक के अंदर इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट वर्ड रिस्टोर। RESTORE, रिस्टोर। ये अक्सर आप कंप्यूटर में, मोबाइल में ये लफ्ज यूज करते रहते होंगे। रिस्टोर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो पहले आपके पास थी, फिर वो खो गई और फिर दोबारा आपने क्या किया, उसको हासिल किया। रिस्टोर, बहाल करना। ये फिजिकली किसी चीज के मानों में नहीं आएगा, ठीक है? यानी आपके मोबाइल में कोई सेटिंग थी, आपने क्या किया, उस सेटिंग को चेंज कर दिया। अब रिस्टोर से क्या होगा कि आपकी जो दोबारा पहले वाली सेटिंग थी वो बहाल हो जाएगी, पहले वाली शक्ल में आपको मोबाइल दोबारा वापस आ जाएगा। तो रिस्टोर का मतलब होता है बहाल करना। रिस्टोर, बहाल करना। नेक्स्ट वर्ड है पॉज। पॉज कहते हैं वक्फे को। वीडियो आप चलाते हैं, आप उसको पॉज करते हैं, क्या होता है उसमें वक्फा आ जाता है, थोड़ी देर के लिए वो रुक जाती है, तो पाज, वक्फा। पाज, वक्फा। PAUSE इसकी स्पेलिंग है, PAUSE, पाज, वक्फा। नेक्स्ट वर्ड है प्लंग। सेकंड फॉर्म है प्लंग की, PLUNGED, प्लंग्ड, कूद गया। प्लंग्ड मीन कूद गया या छलांग लगा दी। जंप भी छलांग लगाना होता है, प्लंग भी कूदना, छलांग लगाना, दोनों इस यहां पे इसके दोनों माने ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है गैस्प्ड। GASPED। गैस्प का मतलब होता है गहरा सांस लेना।
जैसे आप अंदर से सांस लेते हैं, बहुत गहराई से आप सांस लेते हैं, लंबा सांस लेते हैं, तो गैस्ट का मतलब क्या होगा? गहरा सांस लिया, सेकंड फॉर्म है। गहरा सांस लिया, सेकंड फॉर्म है, इस वजह से लिया, वैसे लेना लिखते। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है स्प्लिटरिंग, SPLUTTERING, स्प्लिटरिंग, SPLUTTERING, स्प्लिटरिंग, छींटे उड़ाना, या लिखें छींटे उड़ाते हुए। छींटे आप समझ रहे होंगे, छींटे उड़ाते हुए लिखना सही तरह से, इमला की गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है पेंटिंग, PANTING, पेंटिंग, हाँपते हुए। हाँपना यानी सांस फूला हुआ जब होता है, हाँपते हुए, पेंटिंग, हाँपते हुए। एंकिशली, ANXIOUSLY, एंकिशली क्या मतलब होगा? बेताबी से। बेचैनी से, दोनों आप लिख लें, बेताबी से, बेचैनी से। नेक्स्ट वर्ड है रिवर बैंक। रिवर दरिया को कहा जाता है, बैंक किनारे को कहा जाता है, तो रिवर बैंक दरिया का किनारा, रिवर बैंक दरिया का किनारा। रिवर की स्पेलिंग RIVER, रिवर, बैंक BANK, बैंक, रिवर बैंक दरिया का किनारा। नेक्स्ट वर्ड है पिक्चर, PITCHER, टी इसमें नहीं पढ़ा जाएगा, स्पेलिंग दोबारा सुने, PITCHER, पिक्चर कहते हैं घड़े को। गांव में रहने वाले हमारे स्टूडेंट इससे अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे, शहर में रहने वाले स्टूडेंट को भी पता होगा, अगरचे उनके घर में ना भी हो, लेकिन फिर भी इस लफ्ज़ से वाकिफ होंगे, देखा होगा, जिसमें पानी भर के रखा जाता है पीने के लिए। पिक्चर, घड़ा। नेक्स्ट वर्ड है पोर्ड। पोर कहते हैं उंडेलना, सेकंड फॉर्म है POURED, स्पेलिंग POURED, पोर्ड मीन उंडेला, पोर्ड, उंडेला। एक पानी एक चीज से दूसरी चीज में डालना या नीचे गिराना या कोई भी इसका माना है। नेक्स्ट वर्ड है एस्टोनिश, ASTONISH, एस्टोनिश का मतलब होता है हैरान होना, हैरान होना, एस्टोनिश्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्प्रिंकल्ड, SPRINKLED, सेकेंड फॉर्म है स्प्रिंकल की। स्प्रिंकल मतलब होता है पानी छिड़कना, तो स्प्रिंकल सेकेंड फॉर्म है पानी छिड़का। स्प्रिंकल क्या मतलब होगा? पानी छिड़का, सेकेंड फॉर्म है। रिजॉइस्ड, REJOICED, रिजॉइस्ड सेकेंड फॉर्म है खुश हुए। रिजॉइस का मतलब खुश होना, सेकेंड फॉर्म है, तो क्या मीनिंग होगा? खुश हुए, रिजॉइस्ड, खुश हुए। नेक्स्ट वर्ड है परफ्यूम। अक्सर आप ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, PERFUME, परफ्यूम कहते हैं खुशबू को। ये जमा का सीगा है, परफ्यूम्स हैं, PERFUMES, परफ्यूम्स खुशबुएं, यानी एक से ज्यादा चीजों की खुशबू, जमा लिखेंगे खुशबुएं।
नेक्स्ट वर्ड है गुड, GOOD, गुड। गुड का मतलब अच्छा भी होता है, यहां पे गुड का मतलब अच्छा नहीं होगा, इस जगह पे इस सबक के अंदर गुड का मतलब फलाह बहबूद होगा। हमेशा ये नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश का एक लफ्ज होता है, उसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। फिर हमने देखना होता है कि हमारे सबक के अंदर हम जो सबक पढ़ रहे हैं वहां पे वो लफ्ज किस तरह से इस्तेमाल हुआ, वहां पर उसका मीनिंग क्या बनता है। तो इस सबक के अंदर आपका ये जो लफ्ज गुड है इसका मतलब बनेगा फलाह बहबूद। वैसे इसके लिए एक लफ्ज वेलफेयर भी इस्तेमाल किया जाता है फलाह बहबूद के लिए, लेकिन यहां पे लफ्ज गुड इस्तेमाल किया गया है। गुड का मतलब होगा फलाह बहबूद। फॉली, फूल कहते हैं बेवकूफ को, फूल। जैसे अप्रैल फूल एक आपने लफ्ज सुना होगा, फूल बेवकूफ होता है। फॉली क्या होगा, FOLLY, बेवकूफी। फॉली क्या होगा, बेवकूफी। फॉली, बेवकूफी। और हमारा लास्ट वर्ड है गोल्डन टिंज, GOLDEN, गोल्डन TINGE, गोल्डन टिंज। इसका मतलब क्या होगा, सुनहरी झलक। यानी कि कोई चीज है नहीं सुनहरी, लेकिन उसमें एक सुनहरी झलक दिखाई देती है। सुनहरी है नहीं लेकिन लगती सुनहरी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सुनहरी झलक। यानी चीज सुनहरी है नहीं लेकिन सुनहरी दिखाई देती है, सुनहरी झलक। इसका आप एक दफा स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद बाकी आपको पता है कि आपने क्या करना है, बार बार आपको याद दहानी करवाई जाती है। आपने क्या करना है, ये जितने भी वर्ड्स मीनिंग आपने लिखे हैं इसका आपने स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक दफ़ा फिर आप अपनी नोटबुक के साथ उसको मैच करेंगे। इमला की कोई गलती है, स्पेलिंग की कोई गलती अगर रह गई है, होनी तो नहीं चाहिए, फिर भी अगर कहीं पे कोई गलती रह गई है तो उसको आप क्या करेंगे, ठीक करेंगे। अब इनको उसी तरीके से अपनी रूटीन के साथ आप क्या करेंगे, वर्ड्स मीनिंग को अच्छे तरीके से आप याद करेंगे। याद करने के बाद आप इसका टेस्ट जो भी आपके घर में हैं, जिनसे आप पढ़ रहे हैं, आप मदद ले रहे हैं पढ़ाई में, उनको आप इसका टेस्ट देंगे। और फिर जब हम ट्रांसलेशन इसकी करेंगे तो ट्रांसलेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगी। तो जो भी आप चैप्टर जब कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्लीट चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग एक जगह पे आप इकट्ठे लिखा करें, ताकि जब आपका टेस्ट होगा तो आपको याद करने में आसानी हो। एक जगह पे सारी चीज़ें आपके पास लिखी होंगी, तो आपकी जो नीट नोटबुक है उसके ऊपर आप ये सारे वर्ड्स मीनिंग एक जगह पे इकट्ठे आप नोट किया करें, इकट्ठे लिखा करें, ताकि बाद में आपको याद करने में आसानी हो। ट्रांसलेशन साथ साथ थोड़ी सी होती है, कोई इतनी ज़्यादा ट्रांसलेशन नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 14-15 मिनट का लेक्चर होता है, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आप क्या किया करें कि ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से समझा करें। एक दफ़ा समझ नहीं आती, वीडियो आपके पास मौजूद होती है, आप उसको दोबारा सुने, तीसरी दफ़ा सुने। साथ साथ आपकी जो फोकस है, आपकी नज़रें हैं, वो आपकी बुक के ऊपर होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कौन से वर्ड की ट्रांसलेशन क्या है, उस पूरी लाइन की ट्रांसलेशन कैसे हमने करनी है। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स को वोकेबलरी तो उनकी ठीक होती है, लेकिन अल्फाज को जोड़कर सेंटेंस बनाना उनके लिए मुश्किल होता है। एक एक वर्ड की वो ट्रांसलेशन कर लेते हैं, लेकिन जब पूरा सेंटेंस इकट्ठा ट्रांसलेट करना होता है वहाँ पे उनको मुश्किल पेश आती है। तो ये चीज़ भी आपने अपने अंदर पैदा करनी है कि एक पूरे पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कैसे करनी है, कौन सा लफ्ज़ उर्दू में पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है। इसके लिए आपको थोड़ी सी अपनी उर्दू भी बेहतर करनी होगी। एक उर्दू वो है जो हम अक्सर बोल रहे होते हैं, उस चीज़ का ताल्लुक नहीं होता, वो हम जैसे बोल रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप कोई उर्दू में ऐसे लिख रहे होते हैं, कहानी लिख रहे होते हैं, कोई भी आप चीज़ उर्दू में लिख रहे होते हैं या इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन आप कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे उस चीज़ को आपने मैनेज करना होता है। एक तरतीब से आपने एक सेंटेंस लिखना होता है, उसमें सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, उनको कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है।
ये उर्दू वाले टीचर्स ने आपको डिटेल से समझाया होगा। तो ट्रांसलेशन करते हुए ये चीज़ भी आपसे जहन में रखा करें कि वोकेबलरी क्लियर होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब उसको ट्रांसलेट करना है तो कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे कैसे लिखना है ये भी आपको पता होना चाहिए। और मैं जब ट्रांसलेशन कर रहा होता हूँ तो ये चीज़ मैं सामने रख के ट्रांसलेशन करता हूँ कि आप जब ट्रांसलेशन लिखें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो, ट्रांसलेशन समझना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो आप उस ट्रांसलेशन को गौर से सुना करें और देखा करें कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि इंग्लिश में कोई लफ्ज़ आखिर पे आ रहा होता है, लेकिन जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उस लफ्ज़ को शुरू में लेकर आते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि इंग्लिश में कोई लफ्ज़ शुरू में लिखा होता है, लेकिन ट्रांसलेशन करते हुए उसको हम आखिर पे लेके जाते हैं उर्दू में। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखनी हैं। और ये कैसे सीखा जाएगा, ये ट्रांसलेशन को गौर से सुनने के बाद ये आप सीख सकेंगे। जब आप इंग्लिश और उर्दू को आपस में कंपेयर करेंगे, इंग्लिश भी साथ पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उर्दू का तर्जमा भी पढ़ेंगे, जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी लाइन हमने शुरू में लिखनी है, कौन सी लाइन को बाद में, कौन सा लफ्ज़ पहले आना है, कौन सा बाद में आना है, किसको कैसे ट्रांसलेट करना है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप वक्त के साथ साथ सीखेंगे। ट्रांसलेशन वीडियोज़ आपके पास मौजूद है, गौर से उनको सुनें, समझें और फिर उनको अच्छे तरीके से याद करें। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी और आप अपनी पढ़ाई पे टाइम जो है वो अच्छे तरीके से खर्च करेंगे, अपने वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को तंग नहीं करेंगे, उनके कहे बगैर ही आप अपनी तालीम को अपने मुकर्रर वक्त पे जारी रखेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।